में चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार के लिए सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सीमांत जिलों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने के लिए इनोवेशन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने ये घोषणा बुधवार को रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में आयोजित चतुर्थ सीमांत प्रवर्तिया जनपद बाल विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर की। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सीमांत क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है। वहीं उत्तराखंड डेमोग्राफी चेंज को लेकर खूब हंगामा मचा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफी चेंज पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और गृह विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देहरादून की सहसपुर विधानसभा से डेमोग्राफी चेंज को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहाँ कई गाँव का मूल स्वरूप साल देर साल बदलता चला गया और आज स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पचवादून में डेमोग्राफी चेंज की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के कई गांवों का स्वरूप बदला है। पचवादून में 1 दर्जन से अधिक हिंदू बाहुल्य गांव का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। नतीजन इन गांवों में मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ती चली गई और हिंदू आबादी अल्पसंख्यक होती चली गई, जिसमें सबसे ज्यादा गांव सहसपुर विधानसभा से आते हैं। तिमली गांव में 80% से अधिक का आंकड़ा मुस्लिम आबादी का है, जबकि यहां कभी 90% हिंदू आबादी हुआ करती थी। ये गांव सिर्फ उत्तराखंड का प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि 4 धाम यात्रा का भी प्रवेश द्वार है। वहीं इससे सटा धर्मावाला गांव में भी समुदाय विशेष की तेजी के साथ बसावट हुई, जबकि बैरागीवाला, कुंजाग्रांड, कुल्हान, ढकरानी, ढालीपुर इससे अछूते नहीं रहे। ये गांव भी पूरी तरह से अपना मूल स्वरूप खो चुके हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज सहसपुर विधानसभा के खुशहालपुर, ढाकी, केदारवाला, जाटोवाला, माजरी, जीवनगढ़, हिंदूवाला, शंकरपुर और नवाबगढ़ में नजर आ रहा है, जिसके चलते सरकार की चिंता बढ़ गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। हिंदू संगठन से जुड़े शेखर बंसल कहते हैं कि महज 10 साल पहले तक इन गांवों में लगभग 90% हिंदू आबादी थी। यहां कुछ गांव पूरी तरह से हिंदू आबादी से विहीन हो चुके हैं, जबकि कुछ विहीन होने की कगार पर खड़े हैं। आप अगर आज से 10 साल पीछे जाएंगे, सहसपुर विधानसभा का जो जनसंख्या संतुलन था वो लगभग उसमें 90% हिंदू आबादी थी। लेकिन वर्तमान में यह स्थिति हो चुकी है, कुछ गांव हिंदू विहीन और कुछ गांव हिंदू विहीन होने की कगार पर खड़े हैं। आप देखेंगे यहाँ सहसपुर विधानसभा की मैक्सिमम सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे हो गए हैं और वो सारे कब्जे विशेष समुदाय से जुड़े हुए हैं, ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा, आप देखेंगे यहाँ पे विदेश बांग्लादेश के भी 2 व्यक्ति हमारी सहसपुर विधानसभा से पकड़े गए हैं। ये 100% सत्य है। और अगर आप देहरादून से विकासनगर की ओर आएंगे या किसी अन्य रूट पे भी जाएंगे तो आपको बड़े बड़े मदरसे स्वतः ही दिख जाएंगे और उन मदरसों की संख्या आपको ये बता देगी कि कितना डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। ये धन्यवाद है आपका कि आपने इतने गंभीर विषय पर आपने उत्तराखंड की चिंता करी है। और एक राक्षस रूपी लोग यहाँ पे आ गए हैं जिनने पूरी डेमोग्राफी को बदल करके बाहर से लोगों को ला करके यहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज करी जा रही है और बड़ी गंभीरता के साथ इसकी चिंता शासन प्रशासन को करनी चाहिए। वहीं पचवादून में तेजी के साथ हो रहे डेमोग्राफिक चेंज के सवाल पर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने दबी जुबान में डेमोग्राफिक चेंज को स्वीकार करते हुए सरकारी कार्रवाई का हवाला दिया। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव समय समय पर चलती आ रही है, जिससे बाहरी लोगों के दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। अभी कुछ एक रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ने के उसमें उल्लेख किया गया था। तो जो पचवादून क्षेत्र में है, यहाँ पे जो लगातार जो ड्राइव्स हैं, जो लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनके सत्यापन और उनका जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसकी संयुक्त रूप से जांच वगैरह बीच बीच में की जाती रही है। अभी एक कमेटी भी बनी थी जिसमें ग्राम विकास विभाग, क्योंकि परिवार रजिस्टर उनके द्वारा रखा जाता है और प्रशासन और पुलिस के द्वारा, तो उसमें कुछ प्रकरण सामने आए थे, उसकी जांच वगैरह की गई थी। तो उसमें परिवार रजिस्टर में एंट्री कैसे हो,
किस तरीके से उसको फुल प्रूफ बना जाए कि कोई भी व्यक्ति आके उसमें नाम न चढ़ाए और किसी भी तरीके से जो बाहर से अनऑथराइज कोई व्यक्ति आके सरकारी ज़मीनों पे नाले खालों पे कब्जा ना करे, इसके लिए ड्राइव चलाई गई थी और ये जारी है। डेमोग्राफिक चेंज पर सरकार कहती है कि वो सख्त है, तो वहीं कांग्रेस कहती है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाकर डेमोग्राफी का झुंझुना बजा रही है। तहलका डिजिटल के लिए विकास नगर से सतपाल धानिया की रिपोर्ट। वहीं लक्सर में गन्ना विकास समिति की बोर्ड बैठक हंगामे के कारण स्थगित हो गई है। बैठक में दूसरे क्षेत्र के नेता, डायरेक्टरों के अलावा कई बाहरी लोग शामिल हो गए, जिस पर गन्ना समिति के उप सभापति और कुछ डायरेक्टर्स नाराज हो गए। इस दौरान जमकर बहसबाजी हुई और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। साथ ही बोर्ड सभापति अनुराग भी बैठक से चले गए थे। वहीं समिति सचिव सूरज भान ने बताया कि हंगामे के चलते बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस बैठक में अगले महीने शुगर मिल शुरू होने की संभावना को देखते हुए गन्ना मिल और किसानों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब ये मामला अधर में लटक गया है। मात्र मैंने कहा, सभी डायरेक्टर लोगों को हाथ जोड़कर विनती की कि जो इलेक्टेड डायरेक्टर हैं हमारे मीटिंग में भी बैठेंगे, जो साथ में आए हुए सदस्य हैं, उनसे विनती करता हूं कि आप मेरे वाले ऑफिस में बैठ जाएं। आप कुछ कांटे लगवाना चाहता है, ये क्या मामला है? साहब ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे किसानों का आज प्रस्ताव था 20 प्रस्ताव आए हुए हैं दूसरी चीनी मिलों के। उन चीनी मिलों के प्रस्ताव के लिए हमें मीटिंग करनी थी, किसी बाहरी व्यक्ति का तो कुछ नहीं। मैंने खुद एजेंडा बना रखा था और चेयरमैन साहब की और अपनी प्रबंध कमेटी के समक्ष वो रखना था। आज वो उसके प्रस्ताव पारित होने थे। ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो बाहरी आदमी हमें कह रहा है इसका करो या इसका करो, ऐसा कोई प्रस्ताव था। बोर्ड बैठक में उसी बात को लेकर कि हमको बाहर क्यों किया और हम गलत है, हम तो बैठेंगे मीटिंग में और हम इसका बहिष्कार करते हैं। बैठक हाँ बहिष्कार नहीं, निरस्त हुई बोर्ड बैठक। उसका काम मैंने अभी डिप्टी साहब से जानकारी करी। डिप्टी साहब यहीं बैठे हैं कि लगभग अंतिम दौर में है। आज यहाँ सब क्षेत्रीय डायरेक्टर इकट्ठे हुए थे समिति के। समिति में आज जो मीटिंग प्रस्तावित की गई थी, मीटिंग के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। किन्हीं कारणों को लेकर आज आपसी मतभेद की वजह से यहाँ के स्थानीय डायरेक्टरों ने कुछ बाहरी लोगों का विरोध करने की वजह से जो है मीटिंग स्थगित करनी पड़ी। ये बाहरी व्यक्ति कुछ हैं, रुड़की क्षेत्र के हैं और जो शायद अपने तरीके से यहाँ बोर्ड। वहीं दीपावली त्योहार को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। बता दें, एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने सभी थाना अध्यक्षों और चौकी प्रभारियों की मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की। इस बैठक में त्योहारों के द्वारा बढ़ती भीड़भाड़ और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। साथ ही एसएसपी मीणा ने अधिकारियों को बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं एसएसपी ने आम जनता से भी अपील की कि वे बाजार या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पहचान पत्र या आधार कार्ड साथ रखें, ताकि सुरक्षा जांच में आसानी हो और किसी को असुविधा ना हो। उनके साथ में जिले की मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की जा रही है, तो कुछ जो केस वर्कआउट होने को बच रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। कुछ प्रिवेंटिव एक्शन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विवेचनाओं का टाइमली डिस्पोजल हो, इस चीज़ को लेके भी आज अलग निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा आगामी जो त्यौहार आ रहा है, दिवाली का त्यौहार, और चूँकि अब टूरिस्ट सीजन भी शुरू होने वाला है, बाज़ार में जो भीड़भाड़ बढ़ रही है और जो नैनीताल और उसके आसपास जो टूरिस्ट का नंबर बढ़ रहा है, तो उसको लेके टूरिस्ट को सेफली और सिक्योरली यहाँ से पास कराने के लिए जो स्थानीय लोग हैं वो जब बाज़ारों में जा रहे हैं तो उनके साथ कोई आपराधिक घटना नहीं हो, इसको लेके पुलिस की गश्त, चौकसी और चेकिंग बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सर, साथों की मेला दिखाने में जो कर रहे हैं बाज़ारों में, इसके अलावा जो स्कूल्स की जब छुट्टियां हो रही है तो कुछ वहाँ पे स्कूल्स के आसपास जो बच्चियों को सेफ फील कराने के लिए, इसके अलावा जो हमारे क्राउडेड प्लेसेज हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, वहाँ पर कुछ सीवीज में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है ताकि संदिग्ध लोगों पर नज़र रखें और समय से आवश्यक कार्रवाई कर सकें। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमारी पूरी टीम जो है बाज़ार में, मैं भी गया था, हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी, साथ में जो है पूरी टीम गई थी। हमने सडनली
वहीं हरिद्वार में तीर्थ सेवा न्यास के तहत बनने वाला विश्व सनातन महापीठ अब 1000 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जो पहले 500 करोड़ में बनने वाला था। इसका उद्देश्य धर्म, शिक्षा और मानवता को बढ़ावा देना और दुनिया में सांस्कृतिक महत्व वाला केंद्र बनाना है। वहीं इस महापीठ के साथ एक बड़ा गुरुकुल भी बनेगा, जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी रहकर वेद, विज्ञान, योग और शास्त्रों की पढ़ाई करेंगे। साथ ही भूमि पूजन और उद्घाटन 21 नवंबर को हरिद्वार में होगा, जिसे युग परिवर्तन की आध्यात्मिक घोषणा के रूप में मनाया जाएगा। इसकी उद्घोषणा करने जा रहे हैं और विशेष करके हमारे भारत के और बाहर से भी जितने भी मतांतर के लोग हैं उन सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उस रोज मंच के ऊपर उनको आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा संदेश जाए जो हम आपको प्रेस के माध्यम से बोला है कि सभी जितने भी मतांतर है सनातन के, उनको एक जगह एकत्रित करके और किस तरह से एक आवाज, एक बात, एक चीज, एक एजेंडा और हमारी सनातन की पुरानी जो परंपराएं हैं और वैदिक धर्म की जो परंपराएं हैं उनको किस तरह से हम लागू कर सकते हैं। वहीं हरिद्वार में HRDA ने महायोजना 2041 पर जनता से मिली आपत्तियों की सुनवाई शुरू कर दी है। HRDA की उपाध्यक्ष सोनिका ने बताया कि लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। वहीं मास्टर प्लान में आवासीय, व्यावसायिक और सड़क चौड़ीकरण जैसे मुद्दों पर सुनवाई चल रही है। सोनिका ने कहा कि ये योजना भविष्य की जागरूकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि HRDA का लक्ष्य है कि सभी आपत्तियों का पारदर्शी तरीके से निपटारा कर मास्टर प्लान को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। अलग अलग तरह की आपत्तियां आ रही हैं, सेक्टर वाइज लोग यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं और उनकी आपत्तियां जैसे आवासीय है, व्यवसायी है, रोड साइड है, कितनी चौड़ाई है रोड की, अलग अलग तरह की बहुत सारी आपत्तियां हैं जिनका हम यहाँ पे निराकरण कर रहे हैं। पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है और उनको नक्शा भी दिखा रहे हैं जिससे कि उनको क्लैरिटी आ जाए। तो उसी तरह से उसी के प्रोजेक्शन के हिसाब से कितना ग्रीन एरिया होना चाहिए, कितना व्यवसायिक होना चाहिए, कितना आवासीय होना चाहिए, कहाँ पे किस तरह की योजनाएं। देखिए, हमारा कहना यह था कि 2025 में भी एक महायोजना आई थी। हमने कहा, पहले तो कहा कि इसको एज इट इज रखा जाए, इसमें कोई फेरबदल ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उस बारे में आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारे कुछ सुझाव हैं। हमने कहा कि TOD को एक क्लियरिफिकेशन किया जाए, इसका अर्थ क्या है, क्या किसान का हित इसमें होता है या किसान का हित कारण हो। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार के नाम से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रोहाल्की से हूँ। हाँ जी, हमारी यही आपत्ति है कि हमारा भी जो क्षेत्र है वो क्या नाम रेजिडेंशियल में आए, R3 में आए। बस यही है, हम उनसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई हम वहाँ भी विकास हो अच्छी तरह से, हम लोगों का भी क्या नाम सभी का, वो किसानों का वो फायदा ये। वहीं हरिद्वार में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के बैनर तले राशन डीलरों ने DSO तेजबल सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, डीलरों ने एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि DSO उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और उनसे 1 लाख रुपए तक की रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वे पहले ही DSO के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका डाल चुके हैं, जिसका फैसला राशन डीलर के पक्ष में आया है। साथ ही डीलरों ने चेतावनी दी है कि अगर DSO का ट्रांसफर नहीं किया गया तो वे उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। बेंच ने 9/9/2025 को एक आदेश किया था कि जो DSO हरिद्वार तेजबल सिंह और एक ARO है रवि सनवाल जी भादराबाद, कि इनकी जांच 3 महीने में करके एक्शन करें। वो कमिश्नर फूड को किया था, उन्होंने एक जांच टीम बनाई और जांच टीम बनते ही जैसे ऑर्डर का इन लोगों को पता लगा, इन्होंने इस कदर इन लोगों का उत्पीड़न किया, इस कदर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया कि ये फिर परेशान हुए। परेशान होने के बाद ये डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने एक ऑर्डर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है, मैं हरिद्वार का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ जो DSO साहब हैं, ARO सनवाल हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा दुकानदारों को। आप ये लगा लो, अभी हमारा कोरोना काल का पैसा आया था, उसमें इसने 20 से 25% हमारे से वसूला है। जिस दुकानदार नहीं देता है उसे धमकाता है, उसे कहता है कि तेरे तीन
आपके चैनल से जो आज मेरी मुलाकात हुई इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत बधाई है सबसे पहले तो। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ नारसन ब्लॉक का राशन डीलर एसोसिएशन फेयर प्राइस का। मैं ज़्यादा नहीं ये बताऊँगा, ये देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में हम चाहते हैं कि यहाँ देव समानी सब अधिकारी हमें, जो यहाँ भ्रष्टाचार मचाया गया और जो भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, और आज की तारीख में भी जो पैसा आया हुआ है वो बंदर बांट कर दिया गया। अभी भी वहीं रुड़की के कलियर क्षेत्र में बुधवार रात वन विभाग की टीम ने 2 अलग अलग जगहों से एक ऐसे माल को जब्त कर वन चौकी ले जाया गया जिसके कागजात पूरे नहीं थे। इस दौरान रेंजर विनय राठी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वन माफियों द्वारा बिना परमिशन और बिना वाहन पास के कटहल के हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया है, जिसके बाद सूचना मिलने पर 2 टीमें गठित की गई। वहीं कलियर पहुंचने पर वन विभाग की टीम को कागजात नहीं दिखाई जा सके, जिसके बाद विभाग ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कम हुई है तो कुछ माफिया लोग जो आदतन बगैर परमिशन के, बगैर अभियान पास के लकड़ी काटने का निजी कास्ट में से आदि हैं, उसी के मद्देनजर देखते हुए आज जैसे हम लोगों को सूचना मिली कि कुछ माफिया लोगों ने ये कटहल के पेड़ काटे गए हैं, उसी को हमने 2 टीमें बनाई गई। एक सुरक्षा बल की जो हमारे एसडीओ साहब के अंडर में काम करती है, और एक मेरी खुद की टीम थी जिसमें हम लोग शिकायत के आधार पर पहुंचे, और जो ये हम मौके पे यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे हमने जो जावेद की टाल है उन 9/7 की, उससे कागजात पूछे गए। उसके पास उसने कोई कागजात नहीं दिखा पाया, इसलिए सुसंगत धाराओं में हम इसको जब्त करके धनौरी चौकी ले जा रहे हैं। ये प्रकाष्ठ है, ये लगभग मेरे संज्ञान में जो आए हैं 10 पेड़ के करीब इन्होंने निजी कास्ट में से काटे गए हैं, और जहां से काटे गए हैं उसकी भी जानकारी हम ले रहे हैं, और मुझे मेरी संज्ञान में ये आया है। रुड़की में समाज सेवी और फोनिक्स विश्वविद्यालय के चेयरमैन चैरब जैन ने अपने जन्मदिन पर हर मिलाप धर्मशाला में रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर चैरब जैन ने कहा कि उनका रुड़की की जनता और भाजपा से गहरा जुड़ाव है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें रुड़की सीट से टिकट देगी। वहीं चैरब जैन ने भरोसा जताया कि जनता के साथ से वे ये सीट जीतकर बीजेपी को समर्पित करेंगे। और आपने आज रक्तदान शिविर लगाया, कितने लोगों ने अब तक रक्तदान दिया है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस कार्य को? देखिए, रक्तदान महादान किया जाता है, तो मैं अपनी टीम जो दीपक पांडे जी के नेतृत्व में मेरी टीम है पूरी, उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उन्होंने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और रक्तदान जैसे मैंने बताया महादान है, इससे किसी की जान बच सकती है, तो ऐसे कैंपों का, ऐसे शिविरों का आयोजन समय समय पर होता रहना चाहिए। और अगर किसी एंड यूज़र को इसकी ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, तो उस एंड यूज़र तक ये ब्लड यूनिट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम एक माध्यम बनना चाहेंगे। और यदि किसी को कभी ज़रूरत है तो हमारे कार्यालय पर आए और हम उनको यूनिट उपलब्ध कराएंगे। 2027 को लेकर किस तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं? ये 27 को लेकर मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, दिन रात काम कर रहे हैं, दिन लोग जनता के बीच में हैं, जनता की समस्याएँ सुन रहे हैं। जो मेरे बस में हो पा रहा है मैं वो कर पा रहा हूँ, जितनी मेरे पास अभी जितनी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से जो मैं कर पा रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ। और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और निस्संदेह 27 में बहुत मजबूत दावेदारी पेश करी जाएगी। और अगर प्रभु ने कृपा करी तो बिल्कुल रुड़की का जनप्रतिनिधि भी किया जाएगा। पार्टी पर कितना विश्वास है? पार्टी पर पूर्णतः विश्वास है, 100% विश्वास है। जनता पर? वहीं विकासनगर के बहुचर्चित मोती हत्याकांड मामले में अदालत ने आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें, ये मामला साल 2019 का है, जब दोनों पर मोती नाम के एक युवक के अपहरण और हत्या का आरोप लगा था। पुलिस ने उस समय आरोपियों की निशानदेही पर ईंट और मोबाइल फोन बरामद किए थे। साथ ही युवक का शव भी शक्ति नहर से मिला था, जिसके बाद लंबे ट्रायल के बाद एडीजे नंदन सिंह राणा की अदालत ने सबूतों की कमी के चलते दोनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। लगभग 6.5 वर्ष पुराना एक मामला था, जिसमें मृतक मोती के हत्या के संबंध में 2 अभियुक्त नदीम और एहसान को स्थानीय पुलिस विकासनगर ने गिरफ्तार किया था। और आज 6.5 साल के बाद, लंबी लड़ाई के बाद, जो कि अभियुक्तगण भी दोनों बड़े गरीब व्यक्ति थे, माननीय न्यायालय ने आज साक्ष्य के अभाव में दोनों अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है।
इस दौरान क्या क्या रहा जिसका किस तरीके से आगे चीजें रही? देखिए, पूरे ट्रायल में अभियोजन ने अपने मुकदमे को साबित करने के लिए लगभग 15 गवाह मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किए, जिसमें लास्ट सीन थ्योरी, सरकमस्टेंशियल एविडेंस बेस्ड सारे मुकदमे थे। और मान्य न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन द्वारा जो भी गवाह, तथ्य, सबूत मान्य न्यायालय के समक्ष रखे हैं वो मुकदमे में दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए मान्य न्यायालय ने आज 6.5 वर्ष बाद साक्ष्य के अभाव में 2 अभियुक्तगण जो कि बहुत ही गरीब व्यक्ति थे और एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें न्याय दिया है, उन्हें दोष मुक्त किया है। क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले? देखिए, दोनों स्थानीय निवासी थे, एक नदीम और दूसरा एहसान था, और लगभग 6.5 साल लगातार। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।